पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन का टॉपिक देखा था जो पूरा थियरी था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं थोड़े प्रैक्टिकल टॉपिक्स और आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो बेसिकली साल के एंड में जो अकाउंट्स हम गवर्नमेंट को और यूजर्स को सबमिट करने वाले हैं उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे, यानी सिंपल लैंग्वेज में हमारे अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के अंदर एग्जैक्टली हमको चाहिए क्या, ये इस टॉपिक में कवर होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं आईसीआई हमसे इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आईसीआई बताता है कि मेन एरियाज जो हमारे फ्रेमवर्क में कवर हो रहे हैं वो है कंपोनेंट्स। एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स क्या होते हैं। तो कौन से पार्ट्स होते हैं इसके, सबसे मेन रहेगा हमारा बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारे कंपोनेंट्स के अंदर आती है। फिर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्यों है, उसमें फॉलो होने वाले कुछ अजम्पशंस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स। इसके अलावा क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कंसेप्ट्स ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, ये पार्ट भी हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पर्पस क्या है इस फ्रेमवर्क का। तो इस टॉपिक का मेन पर्पस ये है कि एंटरप्राइजेस को उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने और हमको हेल्प करनी है एज अ सीए कंपनीज को कि ये अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए। तो अगर हमें उनको हेल्प करनी है तो सबसे पहले हमें तो समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स बनते कैसे हैं। तो इसके लिए हम लोग आज देखने जा रहे हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली कंसिस्ट्स ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट together with notes to accounts and other statements and explanatory materials। इन सभी चीजों को मिला के हमारे अकाउंट्स बनते हैं। सबसे मेन चीज होती है इसके अंदर बैलेंस शीट, जो हमें असेट और लाइबिलिटीज बताती है। इनसे हमें क्या पता चलेगा कि एग्जैक्टली कंपनी के पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेस है और उस कंपनी की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। ये जानने के लिए हम सीधा एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं और एक असली बैलेंस शीट देखेंगे। आपके सामने है रिलायंस इंडस्ट्रीज की 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको असेट्स दिखेंगे। असेट्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो करंट असेट और दूसरे नॉन करंट असेट। तो यहां पे आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल असेट्स है 9 लाख करोड़ रुपीस। जी हां, ये नंबर करोड़ में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बैलेंस शीट टैली होती है तो जितने असेट है उतने लाइबिलिटीज भी रहेंगे। तो यस, यहां पे आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी है 9 लाख करोड़ रुपीस, यानी लगभग 10 लाख करोड़ की इनकी बैलेंस शीट है। फिर इसमें हम देख सकते हैं कि 10 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ रुपए की ऑलमोस्ट इनकी इक्विटी है, यानी कि शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स है और उनके जो रिजर्व्स हैं उन सब की टोटल लगभग 5,15,000 करोड़ रुपए है। इसी के साथ अगला कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है, तो आप जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जैक्टली हमें क्या बताता है, तो ये रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस हमें बताता है। रिजल्ट मतलब क्या, जैसे एग्जाम में आपका रिजल्ट आएगा या तो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। हाँ, आजकल पास या फेल नहीं लिखती, आईसीआई लिखती है सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल। उसी तरह बिजनेस का रिजल्ट क्या आएगा, तो बिजनेस का रिजल्ट आएगा या तो इसमें प्रॉफिट है या फिर इसमें लॉस होने वाला है। तो हाँ, तुमको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही बेसिक वाले टॉपिक्स है, बट यस, ये थोड़े इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर रखे हैं, क्योंकि सभी लोग फाउंडेशन रूट से नहीं आते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी सी एंटर में आते हैं, तो उन्हें कुछ बेसिक क्लैरिटी चाहिए कि एटलीस्ट आपको ये टर्म्स तो पता होने चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सिंपल लैंग्वेज में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और ये एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है, तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा इस साल के अंदर। तो आइए देखते हैं कि रिलायंस का परफॉर्मेंस कैसा था इस साल। तो आपको दिखेगा कि इस साल रिलायंस ने टोटल इनकम कमाई है 5,60,000 करोड़ रुपए
और इनके टोटल खर्चे थे लगभग 5,05,000 करोड़ रुपए, तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ? 55,000 करोड़ रुपए। और टैक्स कटने के बाद इनका प्रॉफिट बचता है 42,000 करोड़ रुपीस। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो आपको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम दिखेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डेलॉयट हैस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी है, और मैं भी डेलॉयट एलुमनाई हूं, मैंने डेलॉयट में काम किया है। उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। पर आप और एक चीज देख सकते हो कि इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर मुकेश अंबानी का भी नाम दिखेगा। वैसे तो यही दो मेन स्टेटमेंट्स हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर देखते हैं, पर इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बेसिकली बताता है कि कितना कैश जनरेट हुआ है और वो कैसे यूज हुआ है। वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। इसके अलावा कई नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं जो डिटेल हमको बताते हैं कि सारे अकाउंट्स कैसे बने हैं, और कुछ अदर स्टेटमेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है जो बताता है कि साल की शुरुआत में कितने शेयर्स थे, साल भर में कितने नए शेयर्स इशू किए गए या बायबैक किए गए, और लास्ट में कितने शेयर्स आपके बचे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आइए, क्या रिलायंस ने भी ये पॉइंट्स बनाए हैं, देखते हैं हम। रिलायंस के इस रिपोर्ट में हम आगे चलते हैं तो हमें दिख रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद इसी के नीचे मिल गया आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जैसा मैंने बताया था कि इक्विटी यानी हमारे पास शेयर्स और उसके रिलेटेड रिजर्व्स किस तरीके से मूव हो रहे हैं, उसका ही स्टेटमेंट है। डिटेल में हम इसे आगे देखेंगे। इसके बाद आपको और एक स्टेटमेंट दिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले तो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कैश का फ्लो डिवाइड करके दिखाया गया है। इसके अलावा नीचे आप देखोगे कि नोट्स शुरू हो रहे हैं। अलग अलग नोट्स के अंदर डिटेल दिखाया जाएगा कि एग्जैक्टली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताए गए नंबर्स किस तरीके से आए हैं। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ाने का अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरा का पूरा सीए इंटर एडवांस अकाउंट आपको फ्री में अवेलेबल करके दे रहे हैं हम इसी चैनल के ऊपर। आइए आगे देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन लोग हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने में इंटरेस्ट है? तो सबसे पहले तो देखो, कंपनी के अंदर कई लोगों ने पैसा लगाया है और वो जानना चाहते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस कर रही है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड लोग कोई होंगे तो वो है हमारे इन्वेस्टर्स। वो देखना चाहते हैं कि इस कंपनी में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। साथ ही साथ एम्प्लॉइज क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या ये कंपनी हमारे सैलरीज टाइम पे कर पाएगी, या क्या इस कंपनी के ग्रोथ के साथ हमारा करियर का भी ग्रोथ होगा। तो उन्हें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा लेंडर्स यानी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको भी इंटरेस्ट है कि हमारे कंपनी में प्रॉफिट है या नहीं। बताइए क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनके इंटरेस्ट के ऊपर का लोन और प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट टाइम से वापस आता रहे। तो एक प्रॉफिट वाली कंपनी ही टाइम से ये रिटर्न कर पाएगी। लॉस वाले कंपनीज डिफॉल्ट करने का रिस्क होता है, इसीलिए उन्हें भी इंटरेस्ट है समझने के लिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। साथ ही साथ सप्लायर्स और क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि उन्होंने जो उधार पे सामान बेचा है उसके पैसे उन्हें टाइम से वापस मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। हमारे कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं हमारे अकाउंट समझने के लिए। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये कंपनी स्टेबल तरीके से उनको गुड सप्लाई कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि टाटा मोटर्स सपोज एमआरएफ के टायर खरीदती है उनके कार में इंस्टॉल करने के लिए, तो टाटा मोटर्स को इंटरेस्ट रहेगा एमआरएफ के अकाउंट्स के अंदर। एक्चुअली टाटा मोटर्स क्या है? तो वो एमआरएफ का कस्टमर है, फिर भी उसको एमआरएफ के अकाउंट्स में इंटरेस्ट है ये जानने के लिए कि क्या ये कंपनी स्टेबली चल पाएगी और क्या ये हमें कंसिस्टेंटली अपना गुड सप्लाई कर पाएगी, इसलिए वो इंटरेस्टेड होते। इसके अलावा गवर्नमेंट भी हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रहेगी। बताइए क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए टैक्सेस। साथ ही साथ पब्लिक भी उतना ही इंटरेस्टेड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में,
क्योंकि ओवरऑल उनके सिटी का, स्टेट का डेवलपमेंट अगर एक अच्छी इंडस्ट्री आती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंडस्ट्रीज उनके एरिया में डेवलप होंगी तो उनके साथ साथ में इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज भी पब्लिक की अराउंड बढ़ेगी। चलते हैं आगे। इसी को इंस्टीट्यूट ने डिटेल में दिखाया है कि इन्वेस्टर्स क्यों इंटरेस्टेड है, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर रिस्क कैपिटल एंड दे वांट टू नो कि उनका इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए, कितना डिविडेंड उनको इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, ये सब चीज़ों में वो इंटरेस्टेड है। फिर हमने देखा एम्प्लॉयज़ क्यों इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी क्या, वो जानना चाहते हैं उनको रेम्यूनरेशन टाइम से मिलता रहेगा क्या, सैलरीज, बोनस, ग्रेचुइटी के फॉर्म में, वो जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स उन्हें मिलेंगे क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और करियर का ग्रोथ उनका है या नहीं है, उसके लिए। फिर हमने देखा लेंडर्स वो क्यों इंटरेस्टेड है, ताकि वो डिटरमाइन कर पाए कि उनके लोन और उनके इंटरेस्ट टाइम से पे हो पाएंगे क्या। हमने देखा सप्लायर्स क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनका उधार पे बेचा हुआ जो सामान है क्या वो ड्यू होते ही पे हो जाएगा। अगर वो टाइम से पे नहीं होगा, शॉर्टर पीरियड में पे नहीं होगा, तो उनको लॉस होने का चांस होता है। फिर कस्टमर्स क्यों इंटरेस्टेड है, कस्टमर्स इंटरेस्टेड है ताकि वो लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट रहे और डिपेंडेंट है आपके गुड्स के ऊपर, तो गुड्स अगर टाइम से उनको नहीं मिलेंगे तो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकता है, इसीलिए वो भी इंटरेस्टेड है। फिर गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है हमारे अकाउंट्स में, तो हमने देखा टैक्सेशन के लिए गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है एक देश चलाने के लिए। कई बार लोग सोचते हैं कि टैक्सेस क्यों कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, इतना टैक्स क्यों लगता है, निर्मला सीतारमन जी को इतना क्यों लोग याद करते हैं, क्योंकि वो बहुत टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। भाई क्यों चाहिए गवर्नमेंट को टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए देश को रन करने के लिए। दे वांट टू रन अ कंट्री एंड दे नीड फंड्स फॉर इट। क्या आपने सोचा है कि आपके टैक्स का क्या यूज होता है, किस जगह पे वो जाता है। अभी रिसेंटली हमने बजट में देखा था कि ये पैसा कई अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। सबसे मेन एरियाज जहां पे हमारे टैक्सेस का यूज होता है वो है आर्मी, यानी हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम बिजनेस कहाँ करेंगे। तो सबसे मेन चीज जो टैक्स का यूज होगा वो हमारे आर्मी के लिए होगा, नेवी, एयरफोर्स के लिए होगा, ताकि हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, इंडिया को सेफ रखा जा सके। फिर इसका यूज होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे, ताकि हमारे देश के अंदर अच्छे रोड्स रहे, अच्छे हाईवे रहे, अच्छे डैम्स रहे, और इन सभी को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए लगता है पैसा। इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी स्पेंडिंग होती है। साथ ही साथ हमने देखा है कि अलग अलग स्कीम्स, जैसे आपने देखा होगा आवास योजना, ये योजना, वो योजना, अलग अलग योजना आती रहती है, लाड़की बहन योजना, ये सब के लिए भी तो फंड्स चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा, तो ये टैक्सेस से ही आता है। इसीलिए मेनली हमारे पास दो टैक्सेस होते हैं, एक तो होगा हमारा इनकम टैक्स, दूसरा है जीएसटी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कस्टम्स, ये भी इसी के अंदर आते हैं। तो इन सभी टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है और हमारे देश के डेवलपमेंट पे स्पेंड करती है। फिर हमने देखा पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड है हमारे अकाउंट्स में, तो वो चाहते हैं कि उनकी लोकल इकोनॉमी ग्रो हो, इसलिए वो हमारे अकाउंट्स को जानना चाहते हैं। अगर उनके आसपास इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी और हो सकता है कि लोकल सप्लायर्स को भी फायदा हो। तो इसीलिए अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं इन सभी लोगों के लिए। फटाफट हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कौन से लोग हैं जल्दी से बताइए मुझे। इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट और पब्लिक, इन सभी लोगों के लिए हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं। अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, तो हमने देखा था बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अदर नोट्स। अदर नोट्स के हमने क्या देखा था, नोट्स टू अकाउंट्स, और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी जैसे स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो मान लो आपको एक अकाउंट्स आपके सामने लाके दिखाया जाए, तो आप अज्यूम कर लोगे कि इन अकाउंट्स के अंदर ये तीन चीजें हैं, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कंसिस्टेंसी। मान लिया जाएगा कि इन अकाउंट्स के अंदर ये तीन चीजें तो पक्का है। अगर इन तीन चीजों को आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस।
आपने कुछ नहीं बोला तो मान लिया जाएगा कि गोइंग कंसर्न तो पक्का है, एक्रूअल बेसिस तो पक्का है, कंसिस्टेंसी इन अकाउंट्स में पक्की है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है कि हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारे एंटरप्राइज के ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेंगे फोरसीएबल फ्यूचर में। फोरसीएबल का मतलब क्या है? फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब है कि जहां तक आप देख सकते हो फ्यूचर के अंदर, वहां तक तो हमारा अजम्पशन ये है कि ये बिजनेस चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला। इस पॉइंट को समझाने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि देयर इज नाइदर एन इंटेंशन नॉर देयर इज अ नीड टू मटेरियली कर्टेल द स्केल ऑफ ऑपरेशंस और टू क्लोज द बिजनेस। बेसिकली इसका मतलब है कि ना ही ओनर की इच्छा है, ना ही उसकी जरूरत है बिजनेस को मटेरियली कर्टेल करने की। उसके बिजनेस को बंद करने की जरूरत उसे नहीं है। वो इस बिजनेस को गोइंग कंसर्न की तरह चला सकता है, यानी कंटिन्यूअसली रन कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस and recognize among other things the need for sufficient retention of profits to replace the assets consumed in the operation। इसी पर्पस के वजह से हम लोग असेट और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म का ही बिजनेस है तो हम असेट लाइबिलिटीज क्यों रिकॉर्ड करेंगे, हर चीज हम एक्सपेंस में ही डाल देंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने वाला है, तभी तो हम जो असेट को रिकॉर्ड करते हैं उसको 10 साल के पीरियड के अंदर डेप्रिशिएट करते हैं, 10 साल में उसके कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में आपके सामने एक बैलेंस शीट दी गई है जिसके अंदर लाइबिलिटीज है 130 के और असेट्स भी है 130 के। और क्वेश्चन के आखिरी में बोला गया है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दो तरीकों से बनाने बोल रहा है। कैसे? अज्यूमिंग दैट देयर इज अ गोइंग कंसर्न एंड नॉट अज्यूमिंग देयर इज अ गोइंग कंसर्न। मतलब आपको दो केसेस में बताना है कि एग्जैक्टली कैसी बैलेंस शीट और पीएनएल दिखेंगे। तो आइए एक एक से देखते हैं। हमें पता है कि अगर मैं फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू हम शुरू करेंगे। सबसे पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे दिखाई गई है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की लाइफ है 5 ईयर्स की। अगर 5 साल की लाइफ है तो ये जो 65,000 का असेट हमें दिख रहा है, गोइंग कंसर्न अज्यूम करते हुए मैं बोलूंगा कि 65,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी इसका डेप्रीसिएशन हर साल का आना चाहिए 13,000 रुपए का। तो अगर 2021 में ये मेरे पास बैलेंस शीट है और इसके अंदर अगर मैं 65,000 पे ये असेट बता रहा हूं तो 13,000 रुपए माइनस करके ये दिखना चाहिए 52,000 पे, अगर मैं गोइंग कंसर्न अज्यूम कर रहा हूं तो। लेकिन अगर मैं गोइंग कंसर्न अज्यूम नहीं कर रहा तो जो भी मेरा रियलाइजेबल वैल्यू रहेगा उस पे ये असेट दिखना चाहिए। तो अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को आगे पढ़ूं तो इसमें दिया गया है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 31 मार्च 2022 वाज 60,000 रुपीज। तो अगर मैं गोइंग कंसर्न अज्यूम नहीं करूंगा तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा 60,000 पे। अभी है 65, आगे दिख रहा है 60, तो मेरा डेप्रिसिएशन आना चाहिए सिर्फ 5,000 का। चेक करते यही आंसर है क्या? आ जाइए, यहां आप देखोगे डेप्रिसिएशन केस 1 में। केस 1 मतलब क्या है? केस 1 का मतलब है अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, तो आपको 13,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है विच इज 65,000 डिवाइडेड बाय 5। और अगर मैं केस 2 देखता हूं, केस 2 के अंदर क्या है, तो हम गोइंग कंसर्न नहीं अज्यूम कर रहे, तो उस केस में डेप्रिसिएशन वो लेता है 5,000 रुपीज का, जो 60,000 के हमारे नेट रियलाइजेबल वैल्यू तक लाने तक का डेप्रिसिएशन है। 65 माइनस 60 5,000। और बैलेंस शीट में भी आप देखोगे कि ये चेंज आ जाएगा। अब मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 52 पे दिख रहा है केस 1 में, यानी 65 माइनस 13, और यहाँ पे केस 2 में 60 पे दिख जाएगा विच इज द एनआरवी ऑफ द असेट। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। वो बोलता है ट्रेडर्स परचेज एंड सेल ड्यूरिंग द ईयर 21-22 इज 4 लाख एंड 4,50,000। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपका गोइंग कंसर्न हो या ना हो, दोनों भी केस में आपके परचेज सेल जो है वो सेम रहते हैं। तो यहाँ पे देखो
आपके सेल्स दोनों भी केस में 4,50,000 ही आ रहे हैं और आपके परचेस दोनों भी केस में 4 लाख ही आ रहे हैं. इनफैक्ट ओपनिंग स्टॉक भी जो रहेगा वो सेम ही रहेगा दोनों केस में 30,000. लेकिन चेंज आने वाला है आपके अगले पॉइंट में जहां पे वो स्टॉक की बात कर रहा है. ये कौन सा स्टॉक है? तो ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है आपके सामने. द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2022 इज 32,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली. अब इस केस में क्या है, हमें एक फॉर्मूला दिया गया था, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. कुछ लोग इसको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर भी बोलते थे. तो ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होता है जनरली जब आपका गोइंग कंसर्न चल रहा हो. गोइंग कंसर्न में ये फॉर्मूला फॉलो होगा और 32 और 40 विच एवर इज लोअर मतलब कौन सा लेंगे हम, 32,000. लेकिन अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो ही नहीं कर रहे तो फ्यूचर में जाके कोई सवाल ही नहीं आता है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा. अभी उसको अभी के अभी रिकॉर्ड कर लो एनआरवी के ऊपर, यानी हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक को 40,000 पे डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेंगे. तो आ जाइए चेक करते हुए आंसर है क्या हमारे पास. केस 1 में यानी गोइंग कंसर्न अज्यूम करते हुए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर 32 पे रिकॉर्ड हो रहा है. केस 2 में जहां गोइंग कंसर्न नहीं है वहां एनआरवी पे रिकॉर्ड हो जा रहा है. तो मतलब हम बेसिकली अज्यूम कर रहे हैं कि ये अब इसी वैल्यू पे बिक जाएगा और आगे बिजनेस नहीं चलने वाला, इसीलिए डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक को एनआरवी पे रिकॉर्ड कर लिया जा रहा है यहाँ पे. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि हम जब भी गोइंग कंसर्न अज्यूम नहीं कर रहे हैं मैक्सिमम चीजें एनआरवी पे आ जाएगी. फिर नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 10%, 3,500 फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 14,900. कुछ खर्चे हुए हमारे 14,900 रुपीज के, उसके अंदर लोन के ऊपर 3,500 का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है. तो यहाँ पे 14,900 दोनों भी केस में सेम ही आया है. ठीक है. अब सवाल ये आता है कि मेरे पास 10% का लोन कितने पे दिख रहा है. तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे दिख रहा है 35,000 का, यहाँ पे 37,500 का दिख रहा है. अर्ली रीपेमेंट पेनाल्टी आ रही है 2,500 रुपए की. ये 2,500 एक्स्ट्रा देने के वजह से हमको 37,500 पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. अब ये रीपेमेंट पेनल्टी का कंसेप्ट समझते हैं कि मान लो अगर कोई एक बैंक है और वो अपना बिजनेस कर रही है. बैंक का बिजनेस क्या होता है कि वो पब्लिक के पास से डिपॉजिट लेती है और वो लोगों को लोन देती है. ठीक है. तो अगर पब्लिक जो है वो डिपॉजिट करेगी, उनको जनरली 8% के आसपास डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और जब वो लोग लोन देते हैं तो वो लोग 12% से उसके ऊपर कम से कम अर्न करते हैं, शायद ज़्यादा भी होता होगा. तो अगर ये लोन जो है ये जितना लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा उतने लॉन्ग टर्म तक इनको 12% से ब्याज मिलता रहेगा और ये लोग 8% ही डिपॉजिट पे देते रहेंगे, 4% बैंक बैठे बैठे कमाते रहेगी. लेकिन अगर कोई पर्सन आके अपना लॉन्ग टर्म का लोन जल्दी बंद कर दे तो उनको ये 12% की कमाई अब नहीं होगी. इसीलिए बैंक्स जल्दी लोन्स रीपे करने पर पेनाल्टी लगाती है. तो ये पेनाल्टी लग जाएगी 2,500 रुपए की. तो इसी वजह से हो क्या रहा है यहाँ पे कि भले ही मेरा एक्सपेंस जो है वो 14,900 का ही है, उसमें ब्याज इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लोन का अमाउंट है वो 2,500 से बढ़ गया है. क्योंकि अगर मैं गोइंग कंसर्न अज्यूम करके फ्यूचर में टाइम से रीपे करूंगा तो मुझे तो 35,000 ही देने हैं. लेकिन अगर मैं गोइंग कंसर्न अज्यूम नहीं कर रहा हूं और मेरा बिजनेस जल्दी बंद होने वाला है तो जल्दी बंद होने पर मुझे 2,500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. इसीलिए यहाँ पे 37,500 आ गया है, मतलब 2,500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के बाद क्या है इसमें. तो यहाँ पे देखो, डेफर्ड एक्सपेंडिचर इज अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 4 years. तो यहाँ पे मेरे पास डेफर्ड एक्सपेंडिचर दिख रहा है जो है 10,000 रुपीज का. तो नॉर्मली अगर मैं गोइंग कंसर्न अज्यूम करूँ तो मैं 4 साल में उसको डिवाइड कर दूंगा और 2,500 से उसको राइट ऑफ कर दूंगा. यही यहाँ पे हो रहा है कि आप चेक कर सकते हो. तो मेरे पास देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L के अंदर 2,500 रुपए से आया है. लेकिन अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा गोइंग कंसर्न नहीं है तो मैं पूरा का पूरा 10,000 इसी साल में एक्सपेंडिचर में ले लूंगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स एज ऑन 31st March were 25,000, ऑफ विच 2,000 इज डाउटफुल ऑफ कलेक्शन and another 4,000 depends upon successful reinstallation of certain products supplied. तो वो क्या बोल रहे हैं
कि अगर 25,000 के मेरे डेटर्स है उसमें से 2,000 तो पक्का मेरे डाउटफुल है, तो मुझे 2,000 की आरडीडी बनानी पड़ेगी। क्यों आरडीडी बनाते हैं हम? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसको अभी का भी रिकॉर्ड कर लो, और अगर तुमको फ्यूचर में इनकम होने वाली है तो इग्नोर कर दो। इसे हम डिटेल में और आगे देखेंगे। हमारा फाउंडेशन के अंदर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बहुत डिटेल में हुआ था, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2,000 का रिस्क है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आज के आज बिजनेस भी बंद करने वाला हूँ, तो हाई चांस है कि ये जो 4,000 रुपए मुझे सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन पे मिल सकते थे थोड़ा एफर्ट डाल के, वो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरा बिजनेस तो बंद हो रहा है। तो मतलब अगर मैं गोइंग कंसर्न अज्यूम नहीं करता हूँ तो मेरा आरडीडी 2,000 का नहीं, 2,000 प्लस 4,000 यानी 6,000 रुपए का बनेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको ध्यान में आ रहा है कि गोइंग कंसर्न अगर आप अज्यूम नहीं करोगे तो आपको इसी साल में सारे खर्चे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ट्रेड पेएबल्स है विच इज़ लाइकली टू बी सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट, 5% आपको डिस्काउंट मिल सकता है इसमें। तो यहाँ पे हम आज के आज अगर उसको सेटल कर देंगे तो ये 5% मिल सकता है। 5% कितना हो रहा है? 600 रुपये हो रहा है। चेक कर लेते हैं 5% 600 हो रहा है क्या? ये 600 रुपये कहाँ से आया? 12,000 रुपये पे ये 5% हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज आपको गोइंग कंसर्न में नहीं मिलने वाली। गोइंग कंसर्न में हम कंजर्वेटिज्म फॉलो कर लेंगे और बोलेंगे कि ये चीज अभी के अभी सेटल थोड़ी हो रही है, आज सेटलमेंट करना है तो 5% डिस्काउंट है, आप फ्यूचर में करोगे तो नहीं मिलने वाला। और एनीवेज कंजर्वेटिज्म बोलेगा फ्यूचर की इनकम को इग्नोर करो। तो यहाँ पे केस नंबर 1 में हम ये इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन केस नंबर 2 में ये इनकम आ जाएगी 600 रुपए की। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो ट्रेड पेबल्स है यहाँ पे फुल वैल्यू पे दिख रहा है 12,000 पे, यहाँ पे 600 रुपए कट होके 12,000 माइनस 600 रुपए 11,400 पे दिख रहा होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैश बैलेंस इज 37,100। ये तो हमारे पास कैश बैलेंस रिकॉर्ड हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास 37,100 दोनों तरफ आ गया है। ठीक है, जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है वो 2,500 कट के ही दिख रहा है यहाँ पे 7,500 पे, लेकिन पूरा का पूरा 10,000 गोइंग कंसर्न अज्यूम नहीं कर रहे अगर हम, तो उस केस में पूरा ही 10,000 डिलीट हो गया है, नील दिख रहा है। सिमिलरली ट्रेड पेएबल्स भी यहाँ पे सिर्फ 2,000 आरडीडी कट के आया है 25,000 में से, यहाँ पे 25,000 में से 6,000 आरडीडी कट होके आया है। लास्ट पॉइंट जो हमारा अर्ली रिपेमेंट का था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। दोनों के केस में मेरे प्रॉफिट्स डिफरेंट आ रहे हैं। अगर प्रॉफिट्स डिफरेंट आएंगे तो दोनों भी केस में मेरा टोटल बैलेंस शीट का जो है वो भी डिफरेंट आ जाएगा। आई होप गोइंग कंसर्न का पॉइंट आपको पसंद आया हो। इसी तरह हम कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। कल हम न्यू पॉइंट देखने वाले हैं एक्रूअल बेसिस और कंसिस्टेंसी का। तो रेगुलरली आप ये लेक्चर्स देखते रहे, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी इसे फॉलो भी करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी मई 2025 और सितंबर और जनवरी 2026 के लिए भी यही सिलेबस मोस्टली एप्लीकेबल रहने वाला है, तो उनको भी ये चीज काम आ जाएगी। तो जल्दी से जल्दी उन्हें भी ये शेयर करिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।